नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही पावरफुल चीज को समझने वाले हैं, और वो है सर्वनाम। अब देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी नियम नहीं है। अरे ये तो वो टूल है जो हमारी भाषा को सुंदर, साफ और असरदार बनाता है। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे। पहले तो ये कि बार बार नाम दोहराने की समस्या क्या है, फिर इसका हल यानी सर्वनाम कैसे काम करता है, सर्वनाम का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, उसकी अलग अलग कैटेगरीज को खंगालेंगे, और हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम को तो मास्टरी कर लेंगे, और आखिर में एक बहुत जरूरी अंतर को भी समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें सर्वनाम की जरूरत ही क्यों है? क्यों बनाया गया इसे? इसका जवाब भाषा की एक बहुत ही आम सी परेशानी में छुपा है। जरा यहाँ देखिए, पहला वाक्य है, राकेश अच्छा छात्र है। राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? बार बार राकेश राकेश मतलब थोड़ा बोझल सा हो जाता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, राकेश अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। देखा, राकेश की जगह बस एक शब्द वह लगाया और पूरा वाक्य कितना स्वाभाविक, कितना स्मूथ हो गया। बस यही तो है सर्वनाम का कमाल। तो अगर इसकी एक सीधी सादी परिभाषा देखें तो सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है। बड़ा दिलचस्प है, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। सर्व यानी सब, और नाम मतलब नाम या संज्ञा। तो ऐसा शब्द जो सबके नाम की जगह ले सके। तो इसके दो मेन काम हैं, दो बड़े फायदे। पहला तो हमने अभी अभी देखा, ये नामों के दोहराव को रोकता है, और दूसरा, ये हमारी भाषा को छोटा और ज्यादा असरदार बनाता है। सोचिए ना, अगर हर बार किसी का लंबा चौड़ा नाम लेना पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। सर्वनाम हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात पर आते हैं। एक ऐसी चीज जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि सर्वनाम के भेद यानी उसके प्रकार और मूल सर्वनाम, इन दोनों में फर्क है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो जब हम सर्वनाम के प्रकारों की मतलब उसकी कैटेगरीज की बात करते हैं तो हिंदी में कुल 6 भेद होते हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 6। लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, ये जो 6 प्रकार है ना, इनकी पूरी की पूरी नींव सिर्फ 11 मूल शब्दों पर टिकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 11। इन्हीं 11 शब्दों से बाकी सारे सर्वनाम बनते हैं। और ये टेबल देखिए, यहाँ पूरा खेल साफ हो जाता है। इसमें दिखाया गया है कि वो 11 मूल शब्द कौन से हैं और वो किस प्रकार में आते हैं। जैसे मैं और तू पुरुषवाचक हैं, यह वह निश्चयवाचक हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक। है ना कमाल? ये एक तरह से सर्वनाम का पूरा मैप है। चलिए अब इन कैटेगरीज में से कुछ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन सर्वनामों से जो किसी चीज के पक्का होने या न होने के बारे में बताते हैं, यानी निश्चित और अनिश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी खास, किसी पक्की चीज या इंसान की तरफ इशारा करता है। जैसे ये मेरा पेन है। यहाँ ये का मतलब है कि हम किसी एक निश्चित पेन की बात कर रहे हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं क्योंकि ये संकेत करता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी नियम आता है। एक सवाल है, क्या होगा अगर य या व के फौरन बाद कोई सर्वनाम न आकर कोई संज्ञा आ जाए, मतलब उसका पड़ोसी कोई नाउन हो, तो क्या वो तब भी सर्वनाम ही कहलाएगा? ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। पहले वाक्य में देखिए, ये मेरा पेन है। यहाँ ये के बाद मेरा आया, जो खुद एक सर्वनाम है, तो ये भी सर्वनाम है। लेकिन दूसरे वाक्य में ये पेन मेरा है, ये के बाद पेन आ गया, जो कि एक संज्ञा है, तो बस नियम बदल गया। इस दूसरे केस में ये सर्वनाम नहीं रहता, ये बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जब हमें पक्का पता नहीं होता कि कौन है या क्या है। यहाँ 2 हीरो हैं, कोई और कुछ। नियम एकदम सीधा है। कोई का इस्तेमाल हम सजीव चीजों मतलब इंसानों या जानवरों के लिए करते हैं, जैसे बाहर कोई आया है, और कुछ का इस्तेमाल हम निर्जीव चीजों मतलब वस्तुओं के लिए करते हैं, जैसे सब्जी में कुछ गिर गया है। सिंपल। अच्छा, ये वाला तो शायद सबसे आसान है, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
यानी वो शब्द जो सवाल पूछने के काम आते हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दूध में क्या गिर गया, ये काम कैसे हुआ, ये कौन, क्या, कैसे जैसे शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। ये बड़े दिलचस्प होते हैं। ये असल में वाक्य के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, उनमें एक रिश्ता, एक संबंध बनाते हैं। ये अक्सर हमें कहावतों में देखने को मिलते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जैसा और वैसा आपस में जुड़े हुए हैं, एक संबंध बता रहे हैं। एक और बहुत ही मशहूर उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ भी देखिए, जिसकी और उसकी ये दो शब्द वाक्य के दोनों हिस्सों को जोड़कर एक मतलब बना रहे हैं। ये दिखाते हैं कि एक चीज का दूसरी से सीधा सीधा कनेक्शन है। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना या स्वयं। तो जब काम करने वाला यानी कर्ता ये बताना चाहे कि काम उसने खुद किया है, किसी और ने नहीं, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ स्वयं शब्द इस बात पर जोर दे रहा है कि काम मैंने खुद किया है अपने आप। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कैटेगरी पर, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब कुछ बस नजरिए का खेल है कि बात कौन कर रहा है, किससे कर रहा है और किसके बारे में कर रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 हिस्से हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है, स्पीकर, जैसे मैं, हम। दूसरा मध्यम पुरुष यानी जो सुन रहा है, लिसनर, जैसे तू, तुम, आप। और तीसरा है अन्य पुरुष, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है कोई तीसरा इंसान, जैसे यह, वह, ये, वे। चलिए अब इस सफर के बिल्कुल अंत में एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। इसे समझने के बाद इस टॉपिक पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। देखिए, ये और वह शब्द 2 जगह आते हैं, निश्चयवाचक में भी और पुरुषवाचक में भी। तो फर्क कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। बस ये देखिए कि इशारा किसकी तरफ है। अगर किसी वस्तु या चीज की तरफ है, जैसे वह मेरी कार है, तो ये निश्चयवाचक है। और अगर इशारा किसी व्यक्ति की तरफ है, जैसे वह जा रहा है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात चीज की है या इंसान की, बस यही फर्क है। तो हमने देखा कि सर्वनाम सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये तो वो ढांचा है जिससे हम दुनिया को मैं, तुम और वो में बांट कर देखते हैं। ये छोटे छोटे शब्द ही तो तय करते हैं कि हम अपनी सामाजिक दुनिया को रोज कैसे समझते और जीते हैं। सोचिएगा, ये मामूली सा लगने वाला ग्रामर का टूल हमारी असल जिंदगी को